नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके सामने मेंस 2024 के पेपर 1 के पार्ट 3 के सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हैं। लास्ट वीडियो जब मैंने 2023 के पेपर की बनाई थी तो आपका बहुत सारा प्यार हमको मिला था, इसीलिए मैंने उसी ऊर्जा से इस बार फिर से मेंस के 2024 के मेंस के पेपर का पार्ट 3 जिसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर्स आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि आंसर्स आपको समझ में आएंगे और मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर्स क्या क्या होने वाले थे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये जो पेपर था वो काफ़ी एवरेज लेवल का था। इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा जो पेपर है वो थोड़ा इजी पूछा था। आपसे ज़्यादा नंबर गेन करने की इस बार संभावनाएं बनती है। तो इस बार जो लैंग्वेज का पेपर है वो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का अच्छा गया है। जितने भी मेरे टच में कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो जितनी भी मेरी उनसे बात हो पाई, उन्होंने भी मुझसे यही बात कही कि इस बार का पेपर पिछले वर्षों की अपेक्षा में काफ़ी ईजी रहा। देखते हैं क्या क्या आंसर्स होंगे। पारंपरिक पैटर्न में ही इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा सीजीपीएससी लास्ट ईयर जिस पैटर्न में पूछा था, सेम पैटर्न इस बार भी उसने फॉलो किया है, बस क्वेश्चंस बदल गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नया एग्जाम है तो नए क्वेश्चंस तो होंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, जहां पर बताया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोला गया है। तो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कई और इसके उप प्रश्न दिए गए हैं इसी के अंतर्गत। ये जो प्रश्न था वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं कैसे। 5 नंबर का क्वेश्चन है पहला अ, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित हिंदी शब्दों या अभिव्यक्तियों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। आपको कुछ हिंदी के शब्द दिए गए हैं, आपको इनकी अभिव्यक्ति करनी है छत्तीसगढ़ी शब्दों में। देखते हैं कौन कौन से शब्द दिया था। पहला शब्द इस बार दिया हुआ था वानर। वानर, इसका छत्तीसगढ़ में यूज किया जाता है जो शब्द वो है बेंद्रा। वानर के लिए हम छत्तीसगढ़ में बेंद्रा शब्द का यूज करते हैं। दूसरा शब्द हमको दिया गया था हिंदी में लंगड़ा, और लंगड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खोरवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पहले का आंसर वानर के लिए बेंद्रा हो जाएगा और दूसरा लंगड़ा के लिए खोरवा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि पहाड़ी या छोटे जंगल को छत्तीसगढ़ी शब्द में बताइए। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द डोंगरी का प्रयोग किया जाता है। जो छोटा पहाड़ होगा या छोटा जंगल होगा उसको हम डोंगरी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा डोंगरी के नाम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोंगरी हो जाएगा। वहीं पर चौथा पूछा था कि गिलहरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो गिलहरी के लिए छत्तीसगढ़ी में चिलरा शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा स्थानीय लोग इसको चिटरा भी बोलते हैं या चिर्रा भी कहते हैं। तो गिलहरी के लिए ये तीनों ही नाम आपके काम आएंगे। मैंने यहाँ पर आपको मॉडल आंसर दिखाना था इसलिए केवल एक ही नाम लिख के दिखाया है, चिलरा। अगला जो शब्द है हमारे पास था वो था हल षष्ठी। हल षष्ठी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में हल षष्ठी को, ये राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हम हल षष्ठी के नाम से जानते हैं, उसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा में कमरछठ या कमरछठ पर्व कहते हैं। इसमें क और ख में अलग अलग स्थानीय लोगों के द्वारा भिन्नता पाई जाती है, इसलिए दोनों ही नाम मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, कमरछठ या खमरछठ। तो ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन था पहला, जिसमें हमें हिंदी शब्दों को छत्तीसगढ़ी शब्दों में बदलना था। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन भी समझ आए होंगे और उसके आंसर भी समझ आए होंगे। यदि भी किसी भी आंसर में आपको डाउट आता है इस सेशन के दौरान तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसके बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। दूसरा देखते हैं, इसी में इसका सब क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें छत्तीसगढ़ी शब्द दिए हुए थे और इन अभिव्यक्तियों को आपको हिंदी के समानार्थी शब्द में ट्रांसलेट करना था। मतलब छत्तीसगढ़ी के शब्दों को हिंदी में आपको बताना था, जिसमें पहला शब्द हमको दिया गया था नानकुन। नानकुन का मतलब होता है छोटा। किसी भी छोटे को बोलने के लिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको नानकुन लइका बोलते हैं। तो इसका मतलब छोटा जो है, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा नानकुन का। दूसरा शब्द दिया गया था जुच्छा। जुच्छा का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में खाली। ठीक है, जुच्छा ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है खाली। यदि हमें बोलना है कि मैं खाली हाथ आया हूं तो मैं कहूंगा कि मैं जुच्छा हाथ आए हूं। इस तरीके से जुच्छे का अर्थ क्या हो गया? खाली। अगला देख रहे हैं तीसरा शब्द दिया गया था फैरका या फरीका।
फरिका या फरिका कहा जाता है छत्तीसगढ़ में दरवाजे को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दरवाजा। तो फरिका का अर्थ होता है दरवाजा। चौथा देख रहे हैं जहुरिया। जहुरिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारा साथी हो, जो हमारा हम उम्र हो, उसे हम जहुरिया कहते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट शब्द हो जाता हम उम्र। यदि हम उम्र व्यक्ति की बात करनी है तो हम उसको जहुरिया कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो इस जहुरिया का आंसर हो जाएगा हम उम्र। पांचवा जो हमारे पास शब्द था वो था खोपा। आपको भी पता होगा कि जो महिलाएं बाल में जूड़ा बांधती हैं, खोपा बांधती हैं, उसी को खोपा बोला जाता है। जो बालों को बांधने का एक तरीका होता है, इसे ही बाल का जूड़ा या खोपा कहा जाता है। तो जूड़ा जो शब्द है वो खोपा से सिमिलरिटी रखता है, इसलिए हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या बताएंगे, बालों का जो जूड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, खोपा कहते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश के रचनाकार कौन है। ये 2 नंबर में पूछा था। चाहते तो आप इसका केवल नाम भी लिख सकते थे, चाहते तो आप इसको सेंटेंस में भी बता सकते थे। आप चाहते तो पूरा सेंटेंस बना लेते कि छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश के रचनाकार डॉक्टर क्रांति कुमार जैन हैं। इधर आप नाम भी लिख के आएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। यदि आप केवल नाम लिख देते हैं क्रांति कुमार जैन, डॉक्टर क्रांति कुमार जैन, तो भी ये आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डॉक्टर क्रांति कुमार जैन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की भाषाएं खंड के संपादक कौन हैं। तो इसके संपादक थे डॉक्टर चितरंजन कर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर चितरंजन कर। चाहते तो इसको भी आप सेंटेंस में बता सकते थे, भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की भाषाएं खंड के संपादक डॉक्टर चितरंजन कर हैं। इस प्रकार से भी आप इस आंसर को लिख सकते थे। दोनों में ही आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन था, 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन 2 नंबर के। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाइए। आपको 2 पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इसको आपको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। देखते हैं पहला शब्द क्या है। पहला शब्द दिया हुआ था दुलरवा। दुलरवा के लिए छत्तीसगढ़ी में जो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है दुलौरिन। तो इसका सही आंसर हो जाता दुलौरिन। इसी प्रकार दूसरा जो शब्द हमको दिया गया है हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, ये है करिया, जो कि पुल्लिंग शब्द है। करिया एक पुल्लिंग शब्द है। इसका यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो इसको हम कारी कर देंगे। कारी करने पर ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा कारी। आशा करता हूं ये भी आंसर आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, किन्हीं 2 दिशावाचक क्रिया विशेषणों के नाम लिखिए। समझ लीजिए दिशावाचक जो क्रिया विशेषण है वो क्या होते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के दिशा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऐसे सारे शब्द जो हैं वो दिशावाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसके लिए जो छत्तीसगढ़ी में शब्द यूज होते हैं, ऐसे ही एती, एती चल, ओती जा, इसमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते थे। एती, ओती, ऊपर, नीचे। तो मैंने 2 शब्द लिख दिए हैं, एती और ऊपर। यहाँ पे मात्रा ठीक कर लीजिएगा, अति हो गया है, ये एती होगा और ऊपर होगा एती भी लिख सकते थे, ओती भी लिख सकते थे, ओ डहार, ए डहार। ऐसे सारे जो शब्द होते हैं वो दिशावाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ए डहार चल, तय अपन, माई डहार मुड़, माई डहार मतलब अपने राइट साइड में मुड़िए। इस तरीके से इन शब्द में आप किसी भी 2 एग्जाम्पल को लिख सकते थे। मैंने एती और ऊपर नामक 2 शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से बर का प्रयोग किस कारक में होता है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 2 नंबर के हैं। पहले में आपको बोला गया है कि बर का प्रयोग किस कारक में होता है, तो उस कारक का नाम बताइए, और दूसरा उस कारक का वाक्य में प्रयोग करके बताइए। ये 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, दोनों देखते हैं। बर का प्रयोग संप्रदान कारक में किया जाता है। संप्रदान कारक में के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसी के लिए छत्तीसगढ़ में बर या सेती का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तोर सेती जाहूं या मैं तोर बर काम करूं, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। इसका वाक्य में मैंने आपको प्रयोग करके दिखा दिया है। नोनी बर ओन्हा ले ले, मतलब लड़की के लिए या बच्ची के लिए कपड़े ले लो। ठीक है, के लिए जो शब्द है उसी के लिए हम बर का प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ में। आशा करता हूं संप्रदान कारक आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तय पढ़े वाक्य में काल और पुरुष की पहचान कीजिए। यहां पर भी हमको 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक में हमको 2 नंबर मिलने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जहां पर आपको काल भी बताना है और पुरुष भी बताना है।
तो तै पढ़बे, इससे पढ़बे से ये मिल रहा है, हमको संकेत मिल रहा है कि ये भविष्य की बात कर रहा है। तो पहली बात कि जो वाक्य है ये कैसा वाक्य हो जाएगा, तो ये सामान्य भविष्य का काल की हमको बोध करा रहा है, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो है पुरुष पूछा है, तो पुरुष कौन सा है, तो ते है, और ते हमेशा मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। मैं, मोर, मुझे, ऐसे जो शब्द होते हैं ये सब प्रथम पुरुष होते हैं। जो तय, तुम, तोर, बर ऐसे शब्द होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं। उसका, उनका, वे ऐसे जो शब्द होते हैं वो तृतीय पुरुष होते हैं या फिर उत्तम पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ते शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और काल कौन सा होगा, तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। तो इस वाक्य में ते मध्यम पुरुष है और जो ये काल, इस वाक्य का जो काल है वो कौन सा है, तो सामान्य भविष्य काल है। आगे देखते हैं, गाय कोठा का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। गाय कोठा, इसका मतलब गाय के लिए कोठा, गाय के रहने का स्थान, गाय के लिए शब्द आ रहा है। इसका मतलब हम यदि इसको छत्तीसगढ़ी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो गाय बर कोठा, और जैसे ही बर लगाए इसका मतलब ये संप्रदान कारक में आ जाएगा। तो गाय के लिए कोठा, इसमें संप्रदान कारक था, तो मैंने यहाँ पर इसको समास विग्रह भी कर दिया। गाय बर कोठा, ये इसका समास विग्रह हो गया। और सब इसमें हमने कारक का भी नाम बता दिया कि कौन सा है, तो संप्रदान कारक का यूज हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको समास का भी नाम बता सकते थे कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में समास का भी नाम बता देते तो उसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अगला देख रहे हैं, पचहर शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। पचहर शब्द का आशय कन्यादान के समय दिए जाने वाले 5 बर्तन का समूह है। आपको पता होगा जब भी शादी की रस्म की जाती है तो कन्या को 5 प्रकार के बर्तन दान स्वरूप दिए जाते हैं, इसी को हम पचहर कहते हैं। तो इसको ये पूछ लिया था, तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है। अगला देखते हैं, एक ठन हर्रा गांव भर खोकी का आशय लिखिए। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना था, तो इसका अर्थ होता है वस्तु की कमी और मांग अधिक होना। किसी वस्तु की जब कमी हो और उसकी जितनी ज़्यादा मांग बढ़ रही है, उसके लिए हम एक मुहावरे का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक ठन हर्रा और गांव भर खोकी। जब कोई वस्तु कम होती है और उसके खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तब इस मुहावरे का यूज़ किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाता है वस्तु की कमी और मांग का अधिक होना। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुरहुत्ती पत्रिका के प्रकाशक का नाम बताइए। तो सुरहुत्ती जो पत्रिका है ये पंडित वामन बलीराव लाखे के द्वारा संपादित की गई थी। ये इनके प्रकाशक थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाता, पंडित वामन बलीराम लाखे। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन क्रमांक 4, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। यहाँ पर कुछ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको छत्तीसगढ़ी में बताना है। देखते हैं क्या क्या वाक्य हैं। वे जा रहे हैं, इसको आपको छत्तीसगढ़ी में बोलना है, तो आप किस प्रकार से देखेंगे, तो ओ मन जावत है या जावत हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, तुम लिख चुके थे, तय लिख डरे रहे या फिर रहे हो, इस तरीके के शब्द का आप यूज कर सकते हो। आपको कोई एक लिखना था, तय लिख डरे रहे लिख देते तो भी ठीक होता, तय लिख डरे रहे लिख देते तब भी ठीक होता, और रहे लिख देते तब भी ठीक होता। आगे देख रहे हैं, तीसरा जो वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है वह अधिकारी विशेष ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है, वो अधिकारी ला विशेष काम पर नियुक्त करे गे है। इस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते थे छत्तीसगढ़ी में। अगला वाक्य ले रहे हैं, क्या यह मामला न्यायिक जांच का है, का ये मामला अदालती जांच के हवाए, इस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते थे। आशा करता हूं कि आपको पांचों ट्रांसलेशन समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका प्यार इस बार भी वैसे ही मिल सके जैसा मुझे लास्ट वीडियो में मिला था। आपसे ऐसी ही आशा है। और यदि आपको और भी अच्छे वीडियो चाहिए जो कि मेन से रिलेटेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ मुहावरों या हानों का हिंदी आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला मुहावरा दिया हुआ है, नंदिया बैला होना। नंदिया बैला होना का मतलब होता है खूब सजा होना। जब कोई व्यक्ति खूब सजा होता है तो उसको बोला जाता है कैसे आज नंदिया बैला सही हो गए हंस। ठीक है, तो इसका मतलब आज आप खूब सज कर आए हो। ठीक है, तो ये आपका खूब सजना हो जाएगा। दूसरा आपको मुहावरा दिया हुआ है, जागे जागे सुतना।
जागे जागे सुतना का मतलब होता है सावधान रहना। जब कोई व्यक्ति अधिक सतर्क होता है, अधिक सजग होता है, तो वह जागे जागे सुतता है, सोता है, इसका मतलब वो सावधान रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जागे जागे सुतना का मतलब होता है सावधान रहना। तीसरा जो हमारे पास शब्द है दुहिया नहीं खुंदना। दुहिया नहीं खुंदना का मतलब होता है दोहरी बात नहीं करना। जब कोई व्यक्ति दोहरी बात ना करे तो हम उसको बोलेंगे कि हम दोहरी बात, जैसे मुझे बोलना है कि मैं दोहरी बात नहीं करता, दो काम एक साथ नहीं करता, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं दुहिया नहीं खूंदा हूं। ठीक है, तो इसलिए दोहरी बात नहीं करना या दोनों तरफ से चालाकी या छल नहीं करना, इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाता। अगला देख रहे हैं केरा पान कस डोलना। केरा पान कस डोलना का मतलब होता है मन स्थिर नहीं होना। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता उसके लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि तोर मन हा केरा पान कस डोलथे या डोलथे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं मन का स्थिर नहीं होना। ठीक है, पांचवा हमारे पास शब्द था पहाड़ में चारा चरे और चट्टान में पानी पिए। ये आपका एक जनौला था, हाना था। इसके लिए जो सही युक्ति होगी वो होगा छुरा। छुरा मतलब या चाकू लिख सकते हो या छुरा, क्योंकि चाकू को धार करने के लिए आप क्या करते हो, पत्थर के ऊपर पानी डाल के रगड़ते हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, छुरा हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, कुछ रचनाएं दी गई है और उनसे रिलेटेड कवियों के नाम पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कौशल्या के कोसला छत्तीसगढ़ी महाकाव्य की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा इसकी रचना डॉक्टर गिरीश अमरोही के द्वारा की गई है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के महिला सशक्तिकरण, विधिक साक्षरता एवं जन जागरण अभियान के अंतर्गत 2013 में प्रकाशित मितानिन में किस छत्तीसगढ़ी कवित्री की कविताओं को शामिल किया गया। काफी फेमस क्वेश्चन था, इसमें बसंती वर्मा की रचनाओं को शामिल किया गया था और फ्री में बहुत सारी पुस्तकें बांटी गई थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बसंती वर्मा। तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार का नाम लिखिए, तो इनका नाम है अमृतलाल दुबे। इसी प्रकार शिवायन किस कवि की रचना है, तो शिवायन नरसिंह दास वैष्णव की रचना है। आप चाहते तो इन सभी को पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, आप चाहते तो केवल नाम भी लिख सकते थे, दोनों में नंबर नहीं कटेंगे। आगे देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, गवई के गीत छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के कवि कौन है, तो गवई के गीत छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के कवि श्री विमल कुमार पाठक जी हैं। इस प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दो क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के पूछे गए थे, 7वां और 8वां, ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आपको लिखना था, ये भी आपके सामने आंसर प्रस्तुत है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर में पूछा गया था। 4 पॉइंट में मैंने इसको बताने की कोशिश की है कि इस बोली का विकास उत्तरी क्षेत्र में हुआ है। इस बोली में बघेली, भोजपुरी, सदरी का प्रभाव दिखता है। इस बोली की प्रमुख बोली सरगुजिया है, क्योंकि ये सरगुजा वाले एरिया में बोला जाता है, सरगुजा संभाग वाले एरिया में, उत्तरी क्षेत्र में, इसलिए सरगुजिया इसकी प्रमुख बोली है। अन्य बोलियों में सदरी, कोरवा, जसपुरी, पांडो और नगवंशी आदि आते हैं। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा था छत्तीसगढ़ी की उपबोलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां ये 5 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। जैसे पूर्वी छत्तीसगढ़ी में लरिया, बिंझवारी, कलंगा या भुलिया आता है। दक्षिण बोली छत्तीसगढ़ी बोली में हल्बी, धाकड़, मिर्गानी, बस्तरी या मगरी आती है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में खलटाही और कमारी भाषा को लिया जाता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ी में सरगुजिया, पांडो, सदरी और नागवंशी को लिया जाता है और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में बैगानी, बिलासपुरिया और रायपुरिया बोलियों को शामिल किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के उपबोलियों के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से आपके पेपर फर्स्ट का पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया और सभी आंसर्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। यदि किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और आप अपने सोर्स भी बताना ना भूलें कि आप किस सोर्स से वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिना सोर्स के बात करना मज़ा नहीं आएगा। आपको पता है कि हम पीएससी के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपके सोर्स को जरूर मेंशन कीजिएगा कि किस बुक से आप बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको उसके आंसर्स प्रॉपर रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेपर के साथ, पेपर 3 के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा बहुत जल्दी आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।